नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ आपकी अच्छी सेहत के लिए और आप सभी लोग हेल्दी हों, वेल्दी हों और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। ये मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। आज हम 11th प्रिंसिपल जिसका नाम है वेकअप एक्सपेक्टिंग प्रॉब्लम्स, ये प्रिंसिपल है बुक होमलेस टू बिलियनियर जो कि लिखी गई है एंड्रस पिरे द्वारा। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। एक अमेरिकन एक्टर हुए हैं टॉनी रॉबिन्स। ये एक्टर होने के साथ साथ ऑथर एंड राइटर भी हैं। इनकी एक कोट है, इन्होंने कहा है कि जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया, उसी के हिसाब से आपके रिज़ल्ट आए थे, आ रहे हैं, और इन फ्यूचर भी अगर आप जिस तरह से करेंगे उसी तरह के रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप रिज़ल्ट में डिफरेंस चाहते हैं कि आपके रिज़ल्ट्स जो हैं, जो रूटीन में आ रहे हैं, उनसे अलग हों, तो ऑब्वियस है कि आपको जो आपको काम कर रहे हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा। Different actions will result into different results. The same actions will result into same results. जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन हुए हैं, वो हमेशा एक जो हमारे लाइफ में या उनकी लाइफ में जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं या आती हैं, वो उनको एक तरह की अपॉर्चुनिटी मान के चलते हैं। रादर उनको एक प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, वो उनको एक तरह का अपॉर्चुनिटी मान के उसको टैप करते हैं, उसको ग्रास्प करते हैं और उसका फ़ायदा उठा के उसको अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। और ये जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ज़िंदगी में या चैलेंजेस होते हैं, दे आर नथिंग मोर देन अ पज़ल। वो एक पज़ल से ज़्यादा नहीं होते हैं जिसमें कि अलग अलग पीसीस को हम इकट्ठा करके सिस्टमेटिकली और एक पूरी जो है पिक्चर को तैयार कर लेते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। Big goals or objectives are only achieved by those who have the willpower and positive mindset और या creative imagination। जितने भी बड़े गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं या जितने भी लोगों ने बड़ी प्राप्तियां की हैं, उनका सबसे पहला माइंडसेट पॉजिटिव होना या बड़ा होना या क्रिएटिव इमेजिनेशन होना, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उनके पास होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए, या वो डेवलप करते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस। और नॉर्मली जो एक आम एवरेज इंसान होता है, उसकी दिक्कत ये होती है कि वो ये ट्रेड्स जो हैं वो डेवलप नहीं करता है या उसमें होते नहीं हैं, और वो फाइनली क्या है, क्विट कर जाता है। लॉन्ग टर्म में वो मेंटेन नहीं करता है और जल्दी फ्रस्ट्रेट होके प्रॉब्लम से भाग जाता है। बिग थिंकर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम करते हैं, रीफ्रेम करके उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अपॉर्चुनिटी में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको टैप कर लेते हैं। टैप करके चाहे वो बिजनेस है या कोई और उनका स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है, उसमें वो आगे निकल जाते हैं या एक्सेल कर जाते हैं। इसमें दो चीज़ें वो करते हैं। पहले तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको पहले एज सच उसको देखते हैं। नॉर्मली एज सच जैसे भी प्रॉब्लम आती है उसमें कुछ उसको कोई एक तरह से बाइजनेस नहीं देते हैं, किसी अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं उसको। एज सच उसको नोट डाउन करते हैं, उसको लिखते हैं, और उसके बाद फिर उसके प्रति जो अपना देखने का नज़रिया है वो अपना अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम वो चेंज कर लेते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें।
ये उनका एक खासियत होती है कि वो अपने पर्सपेक्टिव को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो चेंज कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके लिए वो नो डाउट प्रॉब्लम को राइट डाउन करने के बाद फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी वो क्रिएटिव इमेजिनेशन लगा के उसके बाद उसको फाइनली जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उसको टैप डाउन कर लेते हैं। ऑथर ने अपने बारे में बताया है कि शुरू में वो बिजनेस जब स्टार्ट किया थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसकी लाइफ में उसको दिक्कतें आई, परेशानियां आई। उसका लाइफ जो है इतना बिजनेस में सक्सेसफुल बाद में फिर वो डे पाने के बाद फिर उसका सक्सेसफुल हुआ लाइफ में, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उसकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री नहीं है या उस प्रॉब्लम्स के फ्री नहीं है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती ही आती हैं और आती ही रहेंगी, उसमें उसको हम रोक नहीं सकते हैं। एक कहावत है, कहते जितना आपके पास पैसा ज़्यादा होगा उतनी प्रॉब्लम्स भी या वरीज़ भी आपके पास ज़्यादा होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ऑथर 19 बिजनेसेस का ओनर है, तो ऑब्वियस है कि उसकी उस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हैं या वरीज़ हैं वो भी उतने गुना ज़्यादा होंगी, हम ये चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि वो इन सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है, कैसे टैकल करता है। ऑथर इसके बारे में कहता है कि वो सुबह उठता है तो उसको वरी होती है, हमेशा ये महसूस होता रहता है या ये लगा रहता है कि आज कोई प्रॉब्लम होगी, अभी कोई प्रॉब्लम होगी, इस तरह की उसमें वो फियर में रहता है, उसको वरी होती है कि अब कुछ ना कुछ गलत होगा या हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि वो फिर इन चीज़ों को कैसे टैकल करता है, इन चीज़ों को कैसे इन चीज़ों से इससे बाहर आता है। तो इसमें वो कहता है कि अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम इनएविटेबल हैं, इनको हम अपनी लाइफ में निकाल के नहीं फेंक सकते हैं, इन्होंने आना ही आना है, ये कभी भी आ सकती हैं। और दूसरा ये है, हमारे पास सॉल्यूशन इस चीज़ का यही है कि हम इनको एक्सेप्ट कर लें। जो भी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट एज इट इज़, प्रॉब्लम जो आई है उसको एज इट इज़ हम उनको एक्सेप्ट कर लें, उनको रेजिस्ट ना करें। और ऑथर भी यही करता है कि वो कहता है कि मैं प्रॉब्लम मुझे आती है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ। और उसके बाद उसमें जो कह लीजिए उसका सल्यूशन के बारे में सोचता हूँ कि इसको कैसे मैं अपना सल्यूशन इसका फाइंड आउट करूँ, कैसे इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूँ, कैसे इसको फिर आगे टैप डाउन करूँ। और ये क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स उसने बहुत देखी थी, तो वो इस दौरान उसने अपने आप को एक कह लीजिए फियरलेस और वरीलेस रहना सीख लिया था, क्योंकि वो कांस्टेंट ये प्रॉब्लम्स को फेस करता रहता था। लेकिन उसने देख लिया था कि कंटिन्यूस वरी या फियर में रहने से इंस्टेड ऑफ मूविंग हेड इन द बिजनेस वो उसको नुकसान कर गई थी। तो इसलिए उसने बाद में फिर ये जो वरी में रहना या ये सारी जो नेगेटिविटी थी उसमें से बाहर निकलने का सल्यूशन ढूंढ लिया था वो, कि उन चीज़ों को उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि उसने देखा था जब वो नेगेटिविटी या वरी में रहता था उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया था लिटरली। और फिर जब उसने ये सारे जो नेगेटिविटी छोड़ दी थी तो फिर वो अपने बिजनेस में बाउंस बैक किया था, उसने रिवाइव कर गया था। और तो इस हिसाब से उसने ऑथर ने इन सारे जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स थी उनको पहले एक्सेप्ट करना सीखा एज ए पार्ट ऑफ गेम कह लीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद उनका फिर सोल्यूशन ढूंढ के उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए उनको अपनी बेनिफिट के लिए उसको यूटिलाइज़ करना सीख लिया था। और यही कहते हैं एक कॉन्सेप्ट है कि मूव विद द फ्लो,
मूव विद द फ्लो भी यही होता है कि जो बहाव है, फॉर एग्ज़ाम्पल नदी का बहाव है, आप उसके बहाव के साथ चलते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। अगर आप उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलती है और आपको नुकसान होता है। और जो एक ऑथर की एक आदत थी कि वो जितने भी उसको आइडियाज़ आते थे उनको नोट डाउन करता था, नोट डाउन करके फिर उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता था कि कैसे उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके क्रिएटिव इमेजिनेशन के साथ अपने बिजनेस को कैसे वो बढ़ा सकता है या बढ़ाए, और इसमें वो जनरली सक्सेसफुल होता था फिर। और प्रॉब्लम्स को वो कभी भी एज ए प्रॉब्लम ना मान के उनको एक अपॉर्चुनिटी ही मानता था। और ये कभी भी कहते जो प्रॉब्लम है इसको अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के चलेंगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रादर ये आपको बढ़ने नहीं देगी आगे और आप एक नेगेटिव स्पायरल में चले जाएंगे जिसका आपको नुकसान ही होगा। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट ये कह लीजिए एक सिचुएशन है जो कि हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हम जिस पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं उसको उस पर्सपेक्टिव में ना देख के किसी और पर्सपेक्टिव में या किसी और एंगल से देखें और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके आगे मूव ऑन कर जाएं। और इतना ही है प्रॉब्लम का मतलब। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ना हो। कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में है, आपकी लाइफ में है, उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन हमेशा होता है। वो बात अलग है कि हम उसके रिगार्डिंग सोचते नहीं हैं या अपना उस तरह से अपना पर्सपेक्टिव माइंड का चेंज नहीं करते हैं और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके किसी डिफरेंट एंगल के साथ या क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज़ करके उसको नहीं सॉर्ट आउट करते हैं। अगर कहते आप फियर एंड वरी में अगर आप उलझे रहते हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव इमेजिनेशन है, आपकी पॉजिटिविटी है या आपका थिंकिंग पावर है, ये है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उससे फिर अल्टीमेटली क्या है, आपका ओवरऑल डैमेज ही होता है। आप वही सो कॉल्ड नेगेटिव स्पायरल में चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म में वो है आपका बहुत नुकसान करती है। सो आपका फियरलेस और वरीलेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस ट्रेट को आप कहते हैं डेवलप कर सकते हैं विद कोर्स ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस। और फाइनली इस सो कॉल्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको हम बोल्डली फेस करते हुए इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इनको देखते हुए इनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके इनको हमें टैप करना चाहिए और अपने बिजनेस में या अपने एंडेवर में इसमें बेनिफिट लेना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑथर ने शेयर किए हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है जैसे चेंजिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, वो जो अगर हम उसको नैरो डाउन करें या उसको हम उसका रूट कॉज देखें तो बेसिकली वो अल्टीमेटली आपके माइंडसेट पे जाके बात रुकती है कि हाउ यू सी अ प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम या उसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, वो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो उसी अकॉर्डिंगली आप जो है रिएक्ट करते हैं कि उस हिसाब से आप अपना प्लान आउट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सॉल्यूशन इसका निकालें या इसको पॉजिटिवली टैप करें तो आपका इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। एक टीना सेलिग करके हुए हैं जो कि ऑथर हैं एक इनसाइट आउट, गेट आइडियाज़ आउट ऑफ योर माइंड एंड इनटू द वर्ल्ड। और ये बेसिकली प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑफ जो कि इनोवेशंस की क्लास लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो इमेजिनेशन होती है वो क्या होती है। ये एक कह लीजिए हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजिनरी होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन।
क्रिएटिविटी उसके बाद आती है। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है कि जो इमेजिनेशन है हमारी, उस चीज़ को अप्लाई करते हैं हम किसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। उसके बाद आता है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन में हम क्या करते हैं, अपना जो क्रिएटिविटी है इसको यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग यूनिक सॉल्यूशंस। सो इस तरह से इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस दे आर इंटरलिंक्ड। और ये जो हैं बिजनेसमैन होते हैं वो इनोवेशन को टैप करते हैं या इसको यूटिलाइज करते हैं अपने जो आइडियाज़ उनको स्केल अप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ देयर टीम मेंबर्स। और प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम करना जो है ये इट्स जस्ट लाइक सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अपॉर्चुनिटी की देखना और उसको एक टैप करना उसको इन योर फेवर, सो दैट यू कैन मूव अहेड इन योर बिजनेस इन अ पॉजिटिव वे। और इसके लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना और क्रिएटिव इमेजिनेशन होना आपका माइंड का बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे आप अपने प्रॉब्लम को रीफ्रेम करते हैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में सिस्टमेटिकली। इसमें सिस्टमेटिकली इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रीथिंक द क्वेश्चन। अगर कहते हैं हम जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, अगर हमें उसको रीथिंक करना चाहिए। पहले तो हम किसी प्रॉब्लम है उसको हम थिंक करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कहते हैं उसको दोबारा रीथिंक करिए, उसका हमें बेनिफिट होता है। वो कैसे, उसकी एग्जांपल दी है ऑथर ने। उसमें क्या है कि जैसे कि हम चाहते हैं एज ए ऑथर, कहते हैं कि जैसे उन जिस तरह से वो बिजनेस में थे रियल एस्टेट के, उन्होंने सोचा कि वो एक पार्टी प्लान करना चाहते हैं जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी कितनी केयर करते हैं। तो इसके लिए वो उनको एक पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रेंट भी है कि वो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते। ये एक उन्होंने आइडिया उनके पास दिमाग में आया, ये प्लान उन्होंने बनाया। लेकिन अभी ये एक अजम्पशन उन्होंने बनाई। एक तो अब इसमें अजम्पशन ये थी कि उन्होंने पार्टी प्लान की। अब इसको अगर हम रीफ्रेम करें क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से, वो दूसरा तरीका क्या है कि हाउ आई कैन मेक माई क्लाइंट्स डे मेमोरेबल। मैं अपने क्लाइंट्स का जो डे है या उनका दिन है उसको मेमोरेबल कैसे बना सकता हूँ। तो इसमें बात तो एक ही है कि वो क्लाइंट्स को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहते हैं या उनको मेमोरेबल या अच्छा फील करवाना चाहते हैं। एक में तो है कि वो पार्टी अरेंज करना चाहते हैं, दूसरे में वो देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं एक्सेप्ट गिविंग अ पार्टी। अब दूसरे तरीके में फ़ायदा ये है कि वो पहले वाले जो तरीका है उसमें जो काफ़ी इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये है कि उसको पार्टी में उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, उसमें बजट की इशू है, लोकेशन का इशू है, उसमें टाइम का इशू है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अगर हम इसको रीफ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन आती है तो इसमें बेनिफिट हो सकता है कि कुछ अच्छा आइडिया निकले और अच्छा प्लान आउट करके उसमें आप जो एक पार्टी को ना प्लान आउट करते हुए अपना एक्सपेंडिचर भी बचा लेंगे या उतना खर्चा भी नहीं होगा और आप उस तरीके से जो चाहते हैं आप करना वो भी हो जाएगा। सो इसलिए वो कहते हैं कि आप रीथिंक करिए अपने क्वेश्चन को, ताकि बेटर सोल्यूशन या बेटर कुछ आइडिया उसमें से निकल सके जो कि वर्केबल हो सके आपकी फेवर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रेनस्टॉर्म बैड आइडियाज़। ऑथर कहते हैं कि आइडियाज़ जो होते हैं वो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बैड आइडिया है या ये अच्छा है आइडिया। हमें जो भी हमारे दिमाग में आइडिया आता है हमें सबसे पहले तो उनको नोट डाउन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और उसमें हमें अपनी टीम को इन्वॉल्व करना चाहिए, टीम में मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग जिसे कहते हैं, उसमें क्या है जो भी हर किसी के आइडिया आते हैं, कोई भी आइडिया आता है, किसी को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए आपका आइडिया अच्छा नहीं है, बुरा है या व्हाटएवर। कुछ भी को भी एवरीबॉडी शुड बी फ्री टू गिव हिज और हर आइडिया फ्रैंकली, फ्रीली।
विदाउट एनी हेजिटेशन। उसमें क्या है कि अच्छा है बुरा है ये फ़िल्टर आउट करना ही नहीं चाहिए, आपको सभी आइडियाज़ नोट डाउन करने चाहिए, whether it's a big or small, bad or right, irrespective of all these things। और फिर उसके बाद जो है इसका फ़ायदा क्या होता है कि कई बार सो कॉल्ड जो कहते हैं बैड आइडियाज़ जो हमें लगता है या टीम को लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस आइडिया है, कई बार वही सो कॉल्ड नॉनसेंस या बैड आइडियाज़ हैं वही अल्टीमेटली सबसे बढ़िया और सक्सेसफुल आइडिया निकल के आते हैं फाइनली। वो कब होता है? वो कहते हैं हम सो कॉल्ड टेरिबल या बैड आइडियाज़ को हम ब्रेनस्टॉर्म करके या अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन लगा के हम ऐसे बैड आइडियाज़ को भी हम जो है सक्सेसफुल आइडियाज़ बना सकते हैं, जिससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो कभी भी हमें इस तरह का थॉट प्रोसेस या अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए। इसकी एग्जांपल दी है ऑथर ने। वो इस तरह से था एक एपिसोड जिसमें था कि बिकनीज़ को सेल ऑफ करना था फॉर अंटार्कटिका। बेसिकली पर्पस था सेलिंग द बिकनीज़, तो उसको उन्होंने कोरिलेट किया अंटार्कटिका साथ। तो इसमें था कि कैसे इसको किया जाए, क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड था ये कोरिलेशन अंटार्कटिका का बिकनी के साथ कुछ लिंक नहीं बनता है, बट वाज सीन एज अ नॉनसेंस। बट इसको फिर क्या किया उन्होंने, रीफ्रेम किया बैड आइडिया को, थोड़ा स्लोगन चेंज किया। स्लोगन क्या बनाया? बिकनी और डाई। इसका मतलब ये था कि आप अगर उन्होंने टूर प्लान किया जाएगा उन लोगों के लिए जिनका कह लीजिए फिज़िकली फ़िट होके जिम वगैरह में जाके अपने एक्सरसाइज रजीम को फॉलो करके फ़िट हो जाएंगे ताकि वो बिकनी पहनने के लायक हो सकें, तो इस तरह से उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है रीफ्रेम किया गया कह लीजिए कॉन्सेप्ट को, और एक बाइड आइडिया जो था सो कॉल्ड उसको कन्वर्ट करके फाइनली उसको इस तरह से एग्जीक्यूट करके उसका फ़ायदा उठाया गया, और जो एक था कि टारगेट बिकनी सेल ऑफ करने का वो अचीव किया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चैलेंज द रूल्स। एक और तरीका है, कहते हम प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम कैसे कर सकते हैं पॉजिटिवली, वो है कि हम जो सो कॉल्ड अज्यूम्ड रूल्स ऑफ द इंडस्ट्री होते हैं उसको हम उसमें लुक इन करें कि क्या है। इसमें क्या होता है, 3-4 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहले तो लिस्ट डाउन करें कि सो कॉल्ड अज्यूम्ड लॉज या रूल्स क्या हैं इंडस्ट्री के, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में उस इंडस्ट्री की। सेकंड है उसमें थिंक आउट करें कि अगर हम उस सो कॉल्ड जो हम सोच रहे हैं सॉल्यूशंस, अगर हम उसके ऑपोजिट करते हैं तो क्या होगा। और उसके बारे में सोचना हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, उल्टा लगता है, थोड़ा अजीब फील होता है, बट हमें इसके बारे में नोट डाउन करना चाहिए। क्योंकि एक मिस्टर सोलेलिल करके हुए, उन्होंने बिल्कुल जो एक एजम्पशन थी इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री किसकी बात कर रहे हैं, सर्कस की बात की थी उन्होंने, उसको टोटली कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया। वो किस तरह से किया उन्होंने, ये उससे पहले क्या हो रहा था कि सर्कस को एक बड़ा बच्चों की कह लीजिए एंटरटेन के लिए एक बड़ा चीप सा एक साधन माना जाता था, लेकिन इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को चेंज करके एक हाई एंड अडल्ट्स के लिए एक एंटरटेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग बना दिया, जो कि एक ओपेरा या कह लीजिए एक थिएटर को भी कंपटीशन देने लग गया। सो इस तरह से उन्होंने ये जो है चेंज किया, इस तरह से अपना रूल्स जो थे चेंज करके सारा इसको वो कर दिया, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। एक दूसरी एग्जांपल दी है कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस थी, उन्होंने जो बिजनेस के ट्रेडिशनल बिजनेस के जो सेट रूल्स थे उसमें थोड़ा चेंज किया, और उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली। वो किस तरह से की, उन्होंने जो अपने सो कॉल्ड पैसेंजर्स थे उनके लिए एक लाइनअप की फैसिलिटी तैयार की फ़्लाइट से पहले। उसमें बेनिफिट क्या था कि जो पैसेंजर्स थे उनको फैसिलिटेशन दी गई या उनको फैसिलिटेट किया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से सीट जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, और प्लस फ़्लाइट से पहले ही इमीडिएटली पहले ना बोर्ड करके काफ़ी थोड़ा
कह लीजिए आधा घंटा या घंटा पहले भी जाके बैठ सकते हैं प्लेन में। बट इसके लिए सो कॉल्ड क्लाइंट्स या पैसेंजर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इससे दोनों को बेनिफिट हुआ, जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स या पैसेंजर्स सो कॉल्ड थे उनको दो बेनिफिट हुए। एक तो वो अपनी मर्ज़ी की जो सीट ले सकते थे, दूसरा वो फ़्लाइट से पहले ही वो जाके जहाज़ में बैठ सकते थे। और इससे दूसरा बेनिफिट कंपनी को ये हुआ कि उनके रेवेन्यू जो है वो बढ़ गए। तो इट वाज अ सिम्बियोटिक बेनिफिशियल रिलेशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हुआ। थर्ड कॉन्सेप्ट, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूज़ योर टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमेशा जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये आइसोलेशन में नहीं होनी चाहिए, और इसको कोई एक इसको डर के नहीं करना चाहिए या एक हवा नहीं बनाना चाहिए कभी भी, और इसमें अपनी टीम को इन्वॉल्व करना चाहिए हमेशा। क्योंकि टीम मेंबर्स अगर जितने इन्वॉल्व होंगे उनको अब बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपकी टीम जो है वो इन्वॉल्व फील होगी, उनको एक सेंस ऑफ कहते हैं अपनापन महसूस होगा कि दे आर पार्ट ऑफ द टीम, दे आर मोटिवेट फील होंगे, इंगेज्ड फील होंगे, इंस्पायर्ड फील होंगे वो। तो और इसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप को फील करेंगे, अकाउंटेबल फील करेंगे और अपना बेस्ट आउटपुट देंगे आपके जो है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। और ये ऑथर इस चीज़ को समझता था, पहचानता था इस ट्रेड्स को, और वो इसको यूटिलाइज़ करता था अपनी कोई भी उसको दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम आती थी, उसको सॉर्ट आउट करने में। उसमें वो फिर जब मीटिंग करता था या ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग होती थी अपने टीम मेंबर्स को बताता था, उसमें 3-4 चीज़ें नोट डाउन होती थी। पहली उसमें होती थी कि कोई प्रॉब्लम जो थी उसमें क्या दिक्कत आई, किस वजह से प्रॉब्लम आई। दूसरा होता था कि क्या उसमें गलत हुआ, पहला कि क्या प्रॉब्लम आई, दूसरा क्यों ये प्रॉब्लम आई, तीसरा था कि अब हम इसमें कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, या क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और फोर्थ था, उसमें होता था कि आगे के लिए हम ऐसा क्या करें परमानेंटली, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या निकालें ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा रीअकर ही ना करे। तो ये 3-4 स्टेप जो होते थे इससे जो है रेक्टिफाई हो जाती थी प्रॉब्लम हमेशा के लिए। और इसमें एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग और सबसे इस चैप्टर की जो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑथर ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की दी है वो ये है जिसमें इसने अपने टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझाया है। और बड़ा वो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है। वो ये है कि इसने बताया कि ये समंदर के पास बीच पे एक प्राइम लोकेशन पे एक प्रॉपर्टी लेना चाहता था होटल बिल्डिंग बनाने के लिए। वो अप्रॉक्सीमेटली बीच से 500 मीटर की दूरी पे थी और लगभग उसका काफ़ी कुछ वो फाइनल कर चुका था विद अपनी टीम के साथ डिस्कशन करके। आर्किटेक्ट्स थे, इंजीनियर थे, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम एंड ऑल दैट, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके काफ़ी कुछ जो है मैक्सिमम चीज़ें डिसाइड कर चुका था डील को फाइनल करने के लिए। बट ड्यूरिंग दैट टाइम उसके कंपटीटर ने क्या किया, 200 मीटर दूरी पे बीच से एक प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो अब होता ये है इस इंडस्ट्री में कि जितना डिस्टेंस बीच से ज़्यादा होगा या कम होगा उस चीज़ पे जो बिज़नेस काफ़ी डिपेंड करता है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी कह लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और जितना बीच के पास होगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्यूज़ अच्छे होते हैं, आप उसका सीनरी वैल्यू कह लीजिए अच्छी होती है। चलो खैर हम उस बात में नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब कंपटीटर ने आके 200 मीटर पे वो बनाना शुरू कर दिया तो इसने फिर दोबारा टीम मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और सारा वैल्यूएशन दोबारा किया कि क्या कैसे कर सकते हैं और क्या प्रोसीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली फाइनल ये किया टीम ने कि ये हम लॉस इसमें होगा हमें, तो इसे हम नहीं गो हेड करना चाहिए। तो फाइनली टीम की रिकमेंडेशन पे इसने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया। और विद इन अ फ्यू डेज़ मज़े की बात देखने की ये थी कि इसके टीम मेंबरों किसी को एक पार्टी का ऑफ़र आता है कि आपको बीच से सिर्फ 50 मीटर्स अवे एक प्रॉपर्टी ऑफ़र की गई कि वो
एक हिल पे थी, बगल में ही साथ में ही एक हिल थी, उस वहाँ पे ऑफ़र की गई। तो जब इनको पता चला तो इन्होंने वो साइट देखी तो बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू रादर कंपिटिटर, और रादर वो बीच के भी पास थी, हालांकि थोड़ी कॉस्टली थी। बट इन्होंने फिर टीम के साथ सारा डिस्कस किया, और डिस्कशन के बाद फाइनल ये हुआ कि हमें गो हेड करना चाहिए इस डील को, इसका हमें बेनिफिट होगा। और इन्होंने वो डील जो है गो हेड करी, और उसके बाद उसका इनको बेनिफिट इतना हुआ कि विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन वो जो था उस बिज़नेस में इतना प्रॉफिट हुआ इनको कि वो 10 टाइम्स जो है कह लीजिए आगे चले गए उस कंपटीटर से, जिसने कि 200 मीटर बीच की दूरी पे जो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बाद इसको ऑथर को जो अपने कह लीजिए इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, बेस्ट मिक्सअप डेवलपमेंट अवार्ड, बेस्ट डेवलपर इन थाईलैंड और एशिया पैसिफिक प्रॉपर्टी अवार्ड, इस तरह के काफ़ी अवार्ड इसको मिले। और इन सब के पीछे क्या रीज़न था, क्या कारण था, पीछे इनके कौन थे, इसकी टीम थी। क्योंकि ये टीम वर्क था, वो सारे डिसीजन जो है विद इंक्लूडिंग टीम ये हमेशा ब्रेनस्टॉर्म करके लेता था, उसके इसको बेनिफिट हुए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, बिलियनर बढ़ा, और ये प्लस इसको जो ये रिकॉग्निशन जो हम डिस्कस किए अभी, ये सारी इसको मिली। दिस वाज द रिज़ल्ट ऑफ द टीम वर्क। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें हेस्टी डिसीजंस। ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ में कभी भी डिसीज़न जो हैं जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं तो उसका हमें बहुत लॉस होता है। उसका कारण ये है क्योंकि जब हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम एवेल्युएट नहीं करते हैं या छूट जाती हैं। उससे क्या होता है, उनके प्रोज़ एंड कॉन्स हम देखते नहीं हैं। तो जब प्रोज़ एंड कॉन हम एवेल्युएट नहीं करते हैं तो हम इन द लॉन्ग रन जो है वो हमें लॉस करती हैं। इससे अच्छा तो रादर ये है कि हम किसी हेस्टी डिसीजन को ना लेते हुए उस डिसीजन को ड्रॉप आउट ही कर दें, या डिसीजन ना ही लें, वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ कि हम हेस्टी डिसीजन लें। और इस चक्कर में लेकिन एक बात और भी होती है कि कई बार क्या होता है कि लोग डिसीजन बिल्कुल लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि हम पता नहीं डिसीजन गलत लेंगे सही लेंगे, डिसीजन के बाद क्या होगा, सही होगा गलत होगा, पता नहीं मैंने डिसीजन ठीक लिया है या गलत लिया है। इस तरह की वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नेगेटिव स्पायरल में चले जाते हैं। इसका अपने आप में एक अलग नुकसान होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर आपकी नहीं है या पुअर है तो उसका अलग अपने आप में रेपरकशंस हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपका जो नेगेटिविटी के थॉट्स आते हैं, इसको आपको सो कॉल्ड ये माइंड्स में जो थॉट्स आती हैं, इसको आपको साइलेंट करना पड़ता है। ये थॉट्स जो हैं नेगेटिविटी की, इसको साइलेंट आप कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप वाया मेडिटेशन, बाय हैविंग क्रिएटिव इमेजिनेशन, बाय योर हैविंग पॉजिटिविटी इन योर माइंड, या अपने पॉजिटिव माइंड सेट। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनसे आप ये जो थॉट्स आती हैं नेगेटिव, इनको आप साइलेंट कर सकते हैं। जब आपका माइंड साइलेंट हो गया उसके बाद फिर आप अपना जो है कह लीजिए माइंड में आप जो क्रिएटिव इमेजिनेशन से आप या कह लीजिए पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप सही डिसीजन ले सकते हैं, या उसके बाद आप डिसाइड करके मूव हेड कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑथर ने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताया कि किस तरह से उसने जब फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया उसमें फ़ेल हुआ, उसके बाद चीज़ें कुछ लर्न की। उसमें 7-8 स्टेप्स हैं जो कि उसने एक परमानेंट लर्निंग्स अपनी लाइफ में इम्बाइब कर ली, और उनसे फ़ायदा लेते हुए फिर वो अपनी जर्नी जो उसकी सो कॉल्ड बिलियनियर तक वो पहुंच गया। वो लर्निंग्स क्या क्या हैं? वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लर्निंग थी कि डेली मेडिटेशन जो है करना चाहिए। दूसरा था कि जो हमारे गोल्स हैं उसको हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए, उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, इन द सेंस कि वी शुड ऑलवेज़ बी क्लियर इन आवर माइंड कि हमारे गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं। और थर्ड है कि हमें अपना जो है कस्टमर बेस जो है उस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होना चाहिए हमारे माइंड में, इंस्टेड ऑफ हैविंग फैंसी ऑफिसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम उस पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके कस्टमर्स पे डिपेंड करती है। मोर द कस्टमर यू हैव, मोर द प्रॉफिटेबिलिटी यू विल हैव।
अगर आपका कस्टमर बेस ही नहीं होगा तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या आपकी फैंसी ऑफिस होने का कोई तुक नहीं है। रादर वो आपको एक नेगेटिव स्पायरल में डाल देंगे, क्योंकि आपके जो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू योर प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट है, आप अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को उनको गुड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बारे में सोचें, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसके बारे में आप फोकस करिए, उसको बढ़ाइए। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आपके साथ ज़िंदगी में कभी भी आ सकती हैं, आप इस चीज़ को मेंटली आप हमेशा प्रिपेयर रहिए कि प्रॉब्लम्स आपको कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि जनरली ये होता है जब प्रॉब्लम्स हमें तभी आती हैं जब अनएक्सपेक्टेड होता है, या जब हम एक्सपेक्ट लीस्ट करते हैं प्रॉब्लम्स उसी वक्त ज़्यादा आती हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम्पल, जब वो ऑथर ट्रैकिंग पे गया था माउंटेन पे, तो उसके साथ के जो साथी थे, कोलीग्स थे, वो ऑल ऑफ ए सडन अनएक्सपेक्टेडली बीमार हो गए, इल हो गए। और सेकेंडली उसने एक और गलती की, जो एक प्रोटोकॉल था कि 7 दिन की ट्रेनिंग लेनी थी ट्रैकिंग से पहले, उसने उसको ओवर कॉन्फिडेंटली जो है 2 दिन में पूरा करके ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, और उसने मदर नेचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो उससे भी इसको लर्निंग मिली कि मदर नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और जो अगर हम ऐसा कुछ एडवेंचरस गेम खेलते हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं, विद प्रॉपर केयर, विद ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है, कभी भी जो है जो प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में आती, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो अपने आप में ही एक, कह लीजिए, आपकी नॉलेज का सोर्स होता है, कुछ वो लर्निंग का एक कारण बनती है, कुछ ना कुछ वो आपको सिखा के जाती है, जो कि आने वाले टाइम में आपका एसेट बन जाता है, और आप इन फ्यूचर वो, कह लीजिए, आप उससे फ़ायदा उठाते हुए और ग्रो करते हैं लाइफ में। और नेक्स्ट है, आप कभी भी अपने फियर या वरी को, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, उसको रादर अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और इन दोनों जो हैं अपना वरी एंड फियर को अपना रादर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और इसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, और इसको पॉजिटिवली वे में इसको कह लीजिए टैप डाउन करना चाहिए। लास्ट है, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है, आप में स्किल्स हैं, आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जितने आप प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करेंगे उतना आपको लर्न करने का मौका मिलेगा, और उतना आप लर्न करेंगे उतना ही आप आगे आने वाले फ्यूचर में सक्सेसफुल जो है, कह लीजिए, आपका एंडेवर्स रहेंगे, और उतना ही आप ग्रो करते जाएंगे लाइफ में। So this was all about this so-called principle, जिसका नाम है wake up expecting problems. This was 11th principle. उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। मैं भी लर्न कर रहा हूँ, आप भी लर्न कीजिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी समय मुझे दिया। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आने वाले वीडियोस को और आपके लिए बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकूं, शेयर कर सकूं, और आपकी जो है लर्निंग को बढ़ा सकूं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।